एक बात तय हो गई कि 69,000 भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश सरकार यानी राज्य हाई कोर्ट के डबल बेंच के निर्णय के विरोध में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने जो निर्णय दिया है उसके अनुपालन में बेसिक शिक्षा विभाग नई मेरिट लिस्ट बनाने का काम शुरू करेगा। 3 महीने में उसको उस कार्य को पूरा करना है। एक तस्वीर तो ये 2 दिनों के भीतर अधिकारियों के स्तर पर, फिर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के से विचार विमर्श के स्तर पर, और अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो विचार विमर्श हुआ अधिकारियों का और मंत्री का, उसके बाद ये लबोलबाप निकला, ये निर्णय निकला कि सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। फिर अब होगा क्या और कैसे होगा, ये बड़ा प्रश्न है। एक बात तो ये तय है कि जो आरक्षित वर्ग है और उसका जो तर्क हाईकोर्ट में मान्य हुआ है कि आरक्षित वर्ग के जिन अभ्यर्थियों ने सामान्य वर्ग के समतुल्य बराबर अंक पाए, उन्हें भी आरक्षित वर्ग का ही मानकर के हिस्से में क्यों रखा गया, जबकि होना यह चाहिए था कि उनको मूव ऑन कर देना चाहिए था अनारक्षित वर्ग में। तो उस जगह पर और नए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अवसर मिल जाता। ये सारी लड़ाई इस बात की थी। ऐसा क्यों नहीं किया गया, एक प्रश्न। और जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण ये इतने वर्ष तक संघर्ष चला, और उस संघर्ष के बाद पहले हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का फैसला था, फिर उसके बाद अब डबल बेंच का निर्णय आया। क्या जिन अधिकारियों ने, जिन नौकरशाहों ने इस व्यवस्था को क्रियान्वित किया, जिसको हाईकोर्ट ने अयोग्य अशुद्ध ठहरा दिया, खारिज कर दिया, उन नौकरशाहों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये भी पता लगना चाहिए। ये गुपचुप नहीं चलेगा खेल पर्दे में ना, कि काला कपड़ा डाल के अंदर कुछ कर लो ना। उजले में करो, उजाले में करो, खुलेआम बताओ, जनता को भी बताओ कि ये घोर माठा जिन्होंने किया, जिन अधिकारियों ने, उनका क्या करेगी सरकार। सरकार को यह भी बताना चाहिए, जिनके चलते ये स्थिति पैदा हुई। एक नैरेटिव बनाए कि व्यवस्था, सरकार, शासन क्या आरक्षण के विरोध में, ऐसा नैरेटिव क्यों बना, इसके कारण बना। तो इसके लिए जो लोग अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके चेहरे सार्वजनिक करिए पहले, हम भी तो जाने ऐसे काबिल कौन है। और तीसरी बात ये कि जो सामान्य वर्ग के शिक्षक 4 वर्ष से नौकरी कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, इस नई व्यवस्था में उनमें से कुछ की नौकरी जाएगी। अब उन शिक्षकों का अपना कोई दोष तो है नहीं। जो सामान्य वर्ग के शिक्षक हैं उनका अपना कोई दोष नहीं। उन्होंने तो अपने हाथ से कोई ऐसी व्यवस्था तो बना नहीं ली जिसके चलते ऐसी परिस्थिति पैदा हुई। तो जिस दोष में उनका कोई हाथ नहीं, उनकी कोई भूमिका नहीं, उस दोष का दंड उनको नहीं मिलना चाहिए। यह भी मेरी मांग है, यह भी मेरा आग्रह है योगी जी से। जो अनारक्षित वर्ग के अध्यापक हैं, जो काम कर रहे हैं, आरक्षित वर्ग को वो सब कुछ मिले जिसकी ओर हमारा संविधान प्रतिबद्धता जताता है, जिसकी ओर हमारे संसद के द्वारा बनाए कानून प्रतिबद्धता जताते हैं, वो सब मिलना चाहिए। सुगमता से मिलना चाहिए, सरलता से मिलना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहूंगा
कि अकारण बिना किसी गलती के अपने अध्यापक, अनारक्षित वर्ग के जो अनरिजर्व्ड क्लास के जो अध्यापक हैं उनकी नौकरी भी नहीं जानी चाहिए। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये बाबुओं का हेडक है, उनको शीर्षासन कराइए, अनुलोम विलोम कराइए बाबुओं को और उनसे कहिए कि रास्ता निकाल कर लाएं, ताकि सरकार ये बात भी स्पष्ट करे कि नौकरी नहीं जाएगी अनारक्षित वर्ग में से किसी की भी। आरक्षित वर्ग को पूरी हिस्सेदारी मिले, एक चीज। जिन अधिकारियों ने ये व्यवस्था में खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया उनके चेहरे सार्वजनिक हो और दंड हो, विधान उनके लिए तय हो। और तीसरी बात, अनरिजर्व्ड श्रेणी के, अनारक्षित श्रेणी के जो आरक्षण नौकरी कर रहे हैं अध्यापक, 4 साल से सेवा दे रहे हैं, उनकी नौकरी पर खतरा नहीं आना चाहिए। अब सरकार इस व्यवस्था को कैसे बनाएगी, कैसे करेगी, सीटें बढ़ाएगी, क्या स्थिति बनेगी, उस सरकार का हेडक और बाबुओं का हेडक। जिन्होंने फंसाया है इतने गहरे ले जाके सरकार को, उन्हीं अधिकारियों की जिम्मेदारी लगाइए कि ऐसा फार्मूला निकाल कर लाएं जिसमें आरक्षित वर्ग के हमारे नौजवान भी संतुष्ट हो और अनारक्षित वर्ग के अध्यापक भी नौकरी न गंवाएं। ऐसा फार्मूला निकाल कर लाए। ये आखिर सरकार को रपटाया किसने? सरकार को फिसल भरे रास्ते पर चलाया किसने? जिन अधिकारियों ने चलाया, ये उनकी जिम्मेदारी और जवाबदारी होनी चाहिए। ना नुकसान आरक्षित वर्ग का हो, ना नौकरी कर रहे अध्यापकों का हो। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, बहुत संवेदनशील मसला है, इसको उसी दृष्टि से हमको आपको सोचना समझना पड़ेगा। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे। उसे डेट में सब कुछ हो जाता है, लेकिन हम लोग 4-5 साल से 2018 की भर्ती है, हम लोगों को निकाल दिया, आज भी आई सड़क पे छोड़ दिया गया है। ये कैसा अन्याय है? कैसे गिरा? 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश ने नया कलेश मचा दिया है। कोर्ट ने 1 जून 2020 और 5 जनवरी 2022 की चयन सूचियों को रद्द कर नियमों के तहत 3 महीने में नई लिस्ट बनाकर रिजल्ट जारी करने के आदेश दिए हैं। अब इस फैसले के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम का आलम है। चयन सूची सरकार ने बनाई थी, उसमें यदि कोई विसंगति हुई है तो विसंगति के कारण जो अभ्यर्थी नौकरी से वंचित रहे हैं उनको नौकरी मिले, उस नौकरी से किसी चयनित को आपत्ति नहीं है। लेकिन चयनितों ने अपना 4 साल इस विभाग को दिया है, इस 4 साल में उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा से विभाग को गौरवान्वित किया है, तमाम सारे साथियों ने पुरस्कार प्राप्त किए हैं, उन्होंने ईमानदारी से अपनी नौकरी की है। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए किसी भी चयनित को नौकरी से निकाला ना जाए। समस्त चयनितों की एक सुर में सरकार से प्रार्थना है कि वो कोई वैकल्पिक मार्ग खोजे। दरअसल शिक्षा मित्रों के समायोजन के रद्द होने के बाद 1,37,000 पदों के लिए पहले 68,500 और फिर 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती हुई थी। 6 जनवरी 2019 को हुई इस भर्ती के लिए अनारक्षित की कट ऑफ 67.11% और ओबीसी की कट ऑफ 66.73% थी। वहीं इस भर्ती में आरक्षण के नियमों की अनदेखी के आरोप लगाकर अभ्यर्थियों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया और अदालत का दरवाजा खटखटाया। इन अभ्यर्थियों ने दावा किया कि इस भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह मात्र 3.86% आरक्षण मिला और एससी वर्ग को भी 21% की जगह मात्र 16.6% आरक्षण मिला। वहीं सरकार का दावा ये कि इस भर्ती में करीब 31,000 ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी मिली। अभ्यर्थियों का दावा ये कि इसमें से 19,000 सीटों का घोटाला हुआ। वहीं सरकार ने इस भर्ती पर बचे 6,800 पदों पर भर्ती निकाली। वहीं इस फैसले के बाद 4 साल से नौकरी कर रहे शिक्षकों पर भी संकट की तलवार लटकती दिख रही है। कोर्ट के आदेश के बाद अब सबकी निगाहें यूपी सरकार पर जा टिकी हैं। वहीं रविवार को सीएम योगी ने शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की आपात मीटिंग भी बुलाई।
और कोर्ट के आदेश के पालन के साथ साथ किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय न होने की बात कही। वहीं सुप्रीम कोर्ट जाने की अटकलों पर भी विराम लगा है। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के जो भी माननीय उच्च न्यायालय के फैसला आया है उससे माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय की ऑब्जर्वेशंस हैं 69,000 की भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के और माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं इन सभी निर्देशों का हम सब लोग स्वागत करते हैं और इसका सरकार के द्वारा समय सीमा के अंतर्गत जो समय दिया गया है कोर्ट के द्वारा उसका पालन किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सपा मुखिया अखिलेश यादव में वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। वहीं अनुप्रिया पटेल और ओपी राजभर के बदले तेवर ने भी सरकार के लिए टेंशन बढ़ा दी है। मैं 69,000 वाले तमाम नौजवान और शिक्षक जिन्होंने लगातार आंदोलन किया उनके संघर्ष को मैं बधाई देना चाहता हूं और आने वाले समय में जो उन्हें नियुक्ति मिलेगी उसके लिए भी उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब सरकार कितना ट्रांसपेरेंट तरीके से और जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है सरकार की और सरकार कितना निभाएगी उस पर डिपेंड करता है कि सरकार कितनी ट्रांसपेरेंट है जिससे कि बच्चों को न्याय मिल जाए। देखिए हमेशा 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के हम लोग लड़ते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात से स्वीकार किया कि नहीं अधिकारियों के द्वारा कुछ गलती हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। हमेशा भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के हित की लड़ाई लड़ती रही है। जो फैसला आया है उस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। उस फैसले के हिसाब से जो आदेश है हाई कोर्ट का उस आदेश का पालन होगा। बहरहाल 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में नई मेरिट लिस्ट के आदेश के बाद गेंद अब सरकार के पाले में है। सरकार ने साफ कर दिया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। वहीं सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक सवाल तैर रहा है कि अब क्या करेगी सरकार। क्या सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी दस्तक दी जा सकती है? चयनितों पर लटकी है जो तलवार, उनके लिए क्या ढाल? नई लिस्ट कैसे होगी लागू? ये भी बड़ा सवाल। सरकारों के सामने कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां उनका कौशल तराजू पर रख तुल जाता है, उनकी पारदर्शिता का इम्तिहान भी हो जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के सामने भी ये ऐसा ही अवसर है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। आलोक वर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आलोक जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। विजय यादव हैं, अभ्यर्थी हैं 69,000 भर्ती के आरक्षित वर्ग से, विजय जी का स्वागत है। शिवेंद्र प्रताप हैं, चयनित हैं 69,000 के तहत, शिवेंद्र जी का बहुत स्वागत। आलोक वर्मा जी आपसे बात शुरू करूंगा, फिर अशोक जी और फिर अपने दोनों नौजवानों के पास जाऊंगा। मैं एक बात नहीं समझ पाता, जब ये मान लिया सरकार ने कि हाँ भाई हम हाई कोर्ट के निर्णय को यथावत लागू कराएंगे, तो सबसे पहला सवाल उठता कि ये घोर माठा किया किसने था? वो अधिकारी कौन है? उनके चेहरे सामने आने चाहिए जिन्होंने हजारों पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के हजारों नौजवानों को 5 साल तक संघर्ष के रास्ते में झोंके रखा। ये गुपचुप नहीं चलेगा। नहीं, ये तो लोकतंत्र है, कोई घर की खेती तो है नहीं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए गड़बड़ घोटाला किया किसने, इसका उपाय निस्तारण कैसे होगा वो अदालत ने बता दिया। उसमें बहुत दिमाग अभी नहीं लगाना हमको, ठीक? अभी तो मैं उसको ढूंढ रहा हूं, वो रामलाल है, श्यामलाल है, मोतीलाल है, फारूक है, कौन है जिन अधिकारियों ने जैसा गड़बड़ घोटाला किया, 5 साल तक आरक्षण वाले वर्ग के नौजवान संघर्ष में रहे और अब स्थिति उन्हीं के चलते वो बनी कि जो लोग 5 साल से नौकरी कर रहे अब उनकी जान सांसत में है और अधिकारी काजू खा रहे। क्या बोले? माननीय मुख्यमंत्री को स्थिति से अवगत कराया। भैया आलोक जी।
अमिताभ भाई, वो रामलाल हो, श्यामलाल हो, घनश्याम हो, जुबेर हो, असलम हो, सबका हिसाब होगा। पहला मसला ये है कि किसी के साथ अन्याय ना हो। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली सरकार है, सोच वाली सरकार है। कल रविवार के दिन मुख्यमंत्री जी अधिकारियों के साथ बैठे, मंत्री जी के साथ बैठे और उसमें साफ साफ फैसला किया कि अदालत ने जो निर्णय किया है, सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा है, उसके आधार पर अगले 3 महीनों के भीतर फैसला किया जाए। साथ ही यह भी देखा जाए कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो, क्या कुछ रास्ता निकल सकता है। हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा है उसको भी पढ़ा जाएगा, विस्तृत तौर पे पढ़ा जाएगा और संविधान की जो मंशा है उसके हिसाब से सरकार काम करेगी। तो मुझे लगता है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा और किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये योगी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबको साथ लेकर के चलना, सबके साथ न्याय करना, ये हमारी विरासत रही है, ये हमारा काम रहा है, ये हमारी पहचान रही है। तो मुझे लगता है किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है आलोक के साथ न्याय। ठीक है, चिंता सबको करने की जरूरत है आलोक बाबू, ठीक, और सबको चिंता करनी चाहिए जैसी परिस्थितियां हैं। क्या सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लिख लो इन बातों को। बहुत वहां बोलने की कोई चिंता ना करो, हम देख रहे हैं सब। ना ना ना, क्या देख रहे हैं भैया? ये जब घोर माठा हुआ था तब नहीं थे सब आप? तब भी तो थे। अब कोई बख्शा नहीं जाएगा, ठीक है। ये हुआ कैसे? हुआ कैसे? तब संदीप नहीं थे मंत्री, तब अधिकारी नहीं थे, डायरेक्टर जनरल नहीं थे। अब कर चिंता नहीं करो, कैसे चिंता नहीं करें? अभी तो पुलिस भर्ती का काम शुरू होना है, फिर हजारों लड़के आंदोलन करेंगे और अधिकारी मौज लेंगे और सरकार हमसे कहेगी चिंता ना करो अग्निहोत्री जी, सब ठीक होगा, डोंट वरी। मुझे तो चिंता करनी होगी ना जब लाखों लोग आंदोलन करेंगे तो। इसलिए मैं कह रहा हूं ये पर्देदारी नहीं चलेगी। उन लोगों को सामने लाइए जिन्होंने ये धतकर्म किया है आरक्षित वर्ग के साथ, उनको सामने होना चाहिए। कुछ तमाशा है क्या? आरक्षण कृपा नहीं है, आरक्षण दया भी नहीं है, उपकार भी नहीं है, यह हक है मित्र। इसलिए इस बात से बात नहीं चलेगी कि नहीं डोंट वरी, आई विल सी। नहीं, हमको भी दखल रखनी होगी। इसलिए मैंने सबसे पहले प्रश्न उठाया आलोक भाई, वरना मैं प्रश्न अंत में भी उठा सकता था। और मैं अपने अनुभव से बता दूं, मैं 10 उदाहरण दे दूं जहां अधिकारियों ने ऐसे ही धतकर्म किए, सरकार की तू हुई अदालतों में, उन्हीं के नाम नहीं बताए अभी तक, उन्हीं के नाम नहीं बताए। नहीं तो एक श्वेत पत्र जारी कर दो कि इस व्यवस्था, इस भर्ती में गड़बड़ घोटाला हुआ, ये 12 अधिकारी बर्खास्त करके जेल भेज दिए गए। कर दीजिए श्वेत पत्र जारी, मैं सवाल नहीं उठाऊंगा। नहीं, सब बरी नहीं हो सकते मित्र ना। गलती हुई है तो सब बरी नहीं होंगे। दोषी कौन है उनके नाम का उद्घाटन होना चाहिए। वैसे ही जैसे कोई अपराध की घटना घटती है तो पुलिस ब्रीफिंग करती है कि ये फलाना है, छुट्टन है, कुट्टन है, मुट्टन है, ये 4 लोग हैं, इनकी बल्दियती है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया अपराधी। ऐसे ही अधिकारियों की के बारे में हमको पता होना चाहिए, हमको मतलब देश प्रदेश को। अशोक यादव जी, अब क्या होना चाहिए राजनीति से परे हटके? अब होना क्या चाहिए? हालांकि राजनीतिक लोग राजनीति से परे हटते नहीं, लेकिन फिर भी अब क्या होना चाहिए इस स्थिति में? क्योंकि मेरी चिंता दोनों तरफ है। आरक्षित वर्ग का हक की हकमारी स्वीकार्य नहीं, और बिना गलती के जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो दंड पा जाएं, ये भी मुझे स्वीकार्य नहीं। क्योंकि इस गड़बड़ घोटाले में जो वहां टीचर बना उसने तो कोई भूमिका नहीं निभाई जी, न उसने आरक्षण की व्यवस्था को दूषित किया। अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, इसमें कई सवाल एक खड़े होते हैं। पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या ये सिर्फ अधिकारियों की कमी है या इसमें सरकार की संलिप्तता है? अगर इसमें ये कहा जाए कि अधिकारियों की गलती से हुआ है तो ये पूरी तरह से झूठी बात हो जाएगी। एक पूरी योगी सरकार की इसमें मिलीभगत है, और ये मिलीभगत है पिछड़ों दलितों के आरक्षण को लूट करने की मंशा यही है। और इसके तहत जो वायलेशन हुआ है 1994 आरक्षण अधिनियम, बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का, बाकी जो
27% पिछड़ों का आरक्षण होता है तो उसको 3.8 किया गया। दलितों का आरक्षण 21% है उसको 3.2 किया गया। तो ये सारी जो चीजें हैं अमिताभ जी, एक साजिश के तहत किया गया है। और योगी सरकार, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि योगी सरकार का पिछड़ों और दलितों ने क्या बिगाड़ा है? जब से योगी सरकार आई है तब से पिछड़ों और दलितों को लूटने का काम कर रही है। पिछड़ों दलितों तो उनको 2 बार मुख्यमंत्री, जो जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया उन्हीं की नौकरियां वो ले रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल अमिताभ जी। और आज केशव मौर्य जी या अनुप्रिया पटेल जी या संजय निषाद जी, ओम प्रकाश राजभर जी, जो सो कॉल्ड जो इसमें बड़े हितैषिक का फैसला बहुत अच्छा, उसमें केशव मौर्य थे जब चीरहरण हो रहा था पिछड़ों दलितों का योगी के दरबार में। कहाँ थे केशव मौर्य? क्या विरोध किया उन्होंने कि नहीं ये गलत हो रहा है? जब पिछड़ों दलितों को लठियाया जा रहा था क्या उन्होंने विरोध किया? नहीं किया। आज जब माननीय हाई कोर्ट के द्वारा उनको न्याय मिला है तो योगी जी कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उस समय योगी जी कहाँ थे? उस समय केशव मौर्य जी कहाँ थे? ये आज पिछड़ा दलित पूछ रहा है सवाल उनसे। इस तरह से घड़ियाली आंसू बहाने से केशव मौर्य जी के पिछड़ा दलित भ्रमित नहीं होने वाला अमिताभ जी। ठीक अशोक भाई, वो जानता है जी जी। मैं दोनों अब नौजवानों के पास चलूँ, उससे पहले एक बात कहूँ। जो अशोक जी ने कि वो राजनीतिक वक्तव्य है, वो एक पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं, लेकिन एक बात कहूँ, मैं देखता हूँ कई ऐसे उदाहरण हैं मेरे सामने जब सरकारों ने एक स्टैंड लिया, लेकिन अगर अदालत ने उस स्टैंड के विपरीत कोई स्टैंड ले लिया तो भी सरकारें उसके खिलाफ अपील में चली गई, या सरकारें अपील में जब नहीं गईं और उन्होंने कहा चलो ठीक है हम निर्णय को सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं। उन दोनों स्थितियों में अंतर है। एक इंजीनियर नोएडा का था यादव सिंह, बड़ा नामी, अशोक जी, उसके घर छापा पड़ा। जैसे लोगों का जीरा नहीं निकलता उतने हीरा निकले, 2.5 किलो तौल के हीरा ना देखे गए, गिनती में आ ही नहीं रहे थे। क्या घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी थी उसमें 10 करोड़ पड़ा था। उसको बचाने के लिए उस समय की राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई। यहां पर सरकारों को हट नहीं करना चाहिए। मुझे निर्णय अच्छा लगा योगी सरकार का कि उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। नो, ये अच्छा है। सरकारों को लोकमत का सम्मान करना चाहिए। अशोक जी, विजय यादव जी, अब क्या उम्मीद है आपको और क्या चाहते हैं, क्या और क्या परिस्थिति दिख रही है आपको? क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी भी ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सरकार के बिना जाए भी। ठीक, ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ठीक है। दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा, स्वाभाविक है। अब उस परिस्थिति को दिमाग में रखते हुए आपको क्या दिख रहा है, आने वाले भविष्य में क्या हो सकता है, बताइए जरा मुझे। पहले तो अमिताभ सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये 69,000 शिक्षक भर्ती में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा विषय रहा है जो आपसे अछूता रहा है। पहली नियुक्ति से लेके आज तक जितनी भी बार हम लोग सड़कों पे उतरे, हर बार आप चाहे जहां भी रहे, जिस भी संस्थान में आप रहे, हमेशा आधे से ज्यादा सवाल तो आप खुद पूछ लेते हैं। तो हम लोगों को विकल्प थोड़े से सीमित हो जाते हैं आपके होते हुए, कि जो एक आपके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि ननकू और रज्जाक के पत्रकार हैं, तो ये आधे सवाल तो आपने पूछ लिए। जो आपसे बचे मैं उसमें थोड़ा सा आपसे और जो हमारे सम्मानित प्रवक्ता भाजपा के यहाँ पे बैठे हुए उनसे मैं जानना चाहता हूँ। जो सवाल आपने पूछे उसी में मैं थोड़ा सा और जोड़ता हूँ कि देखिए, अभी लखनऊ में एक बहुत जल्दी में घटना हुई, उसको लेके सरकार ने कितनी तेजी दिखाई और बहुत अच्छा लगा कि जो दोषी थे उनको सबके सामने, पूरे देश के सामने प्रेजेंट कर दिया गया कि भाई इन्होंने गलत काम किया, इनको हमने सामने रख दिया। 6 वर्षों से आदरणीय अमिताभ जी हम लोग सड़कों की धूल फांक रहे हैं, और उसी परिस्थिति में आज 6,800 लोगों को जो चयनित हैं, 4 से दे रहे हैं, उनको लाके खड़ा कर दिया उस एक अधिकारी ने, या 2, 4, 6, 10 जितने भी थे। लेकिन आज किसी को ये नहीं पता है, मुख्यमंत्री जी की बैठक हो गई, निर्णय ले लिए गए, उसके बाद भी किसी को ये नहीं पता हुआ कि ये जो इतना बड़ा ब्लंडर हुआ, इतना बड़ा घोटाला हुआ, आखिर उसका दोषी कौन है। ऐसा तो है नहीं कि ये लिस्ट कोई आसमान से टपकी थी और उसमें सरकार के अधिकारियों ने उठाया और उसको आगे बढ़ा दिया। ये बाबू लोगों ने तो बनाई नहीं है, आईएएस लोगों ने बैठ के लिस्ट बनाई है। तो कम से कम किसी का तो अपराध सिद्ध होना चाहिए कि अगर जिस व्यक्ति की वजह से, जिस अधिकारी की वजह से उत्तर प्रदेश का नौजवान, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, सामान्य वर्ग का हो,
युवा सर युवा होता है, शिक्षक शिक्षक होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसकी सिर्फ एक जाति होती है कि भारत का जो भविष्य है उसको सुधारने की है। अगर उनके साथ अन्याय करने वाला, हमारा तो इतिहास हमको सबक देता है कि किसी शिक्षक का अपमान हुआ तो पूरे साम्राज्य का नाश हो गया, तो यहां तो इतने सारे शिक्षकों के साथ छल किया जा रहा है, और जो छल कर रहा है वो अपराधी कौन है, उस अपराधी के बारे में किसी को पता ही नहीं है। तो हम लोग क्या समझें? मैं जो हमारे भाजपा के स्पोक पर्सन बैठे हैं, मैं इनसे सिर्फ आपके माध्यम से इतना जानना चाहता हूं कि कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ बैठक हुई है, हम लोगों को तो नहीं समझ में आ रहा है। आरक्षित वर्ग के लोग, मैं आरक्षित वर्ग से हूं, मैं परेशान हूं, मेरे भाई शिवेंद्र बैठे हैं, वो खुद परेशान है कि उनका भविष्य कहां जाएगा उनको भी नहीं पता है। अधिकारियों के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है कि वो आगे प्रक्रिया को बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमें 3 महीने का समय मिला है। आदरणीय अमिताभ जी, आप खुद जानते हैं 3 महीने का समय बताने का मतलब है कि वो खुद चाहते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाए और उनको ये बोलने का बहाना मिल जाए कि चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, जो न्यायालय का फैसला होगा उस पर हम आगे बढ़ेंगे, जैसा वो पिछले कई सालों से कहते चले आ रहे हैं। जब भी हम लोग सड़कों पर आते अपने हक अधिकार की बात उठाते कि सर इसमें गड़बड़ी हुई है, इसको सुधार दीजिए, तो उनका जवाब ये निकल के आता कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जो भी फैसला आएगा उसको हम मानेंगे। अभी जो आप बात मुझसे जानना चाह रहे थे कि इसमें अब क्या हो सकता है, अमिताभ जी बहुत सीधी सी लाइन है, जो नियुक्तियां फेयर हैं, जिसमें कोई सवाल नहीं उठता, वो अपने आप अभ्यर्थी तुरंत चयन पा जाएंगे, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जो नियुक्तियां गलत हुई हैं, सरकार के पास बहुत से रास्ते होते हैं, आप बेहतर जानते हैं, इतने सालों से आप जो है इस चीजों को कवर कर रहे हैं। जब सरकार की इच्छा शक्ति होती है कि इस मामले में मुझे निर्णय लेना है, और इससे 69 से ज्यादा बेहतर उदाहरण आपके सामने कौन सा होगा कि जब आप लगातार हम लोगों की आवाज उठाते थे, हम लोग शिक्षा निदेशालय पे रात भर पड़े रहते थे, हमारी बहनें होती थी। अमिताभ जी, ये 4था साल है जब हम लोग रक्षाबंधन के दिन अपनी बहनों के साथ नहीं है घर पे। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हम लोगों के लिए क्या हो सकता है कि 2021, 22, 23 और 24 सर ये 4था साल है जब मैं अपने घर से दूर हूं और बहन का फोन आता है तो ये बताना पड़ता है कि 1 साल और इंतजार कर लो, अगले साल रक्षाबंधन को हम लोग घर पे रहेंगे। इसी 69 शिक्षक भर्ती में सर जब लगातार कट ऑफ मैटर को लेकर आंदोलन चलता था, आपने लगातार आवाज उठाई, उसमें निर्णय यह हुआ कि महाधिवक्ता ने एक दिन में मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के तय किया कि वो हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट में ये प्रेयर करेंगे कि इस मामले को डे टू डे सुन के इसको निस्तारित कर दिया जाए। वो मसला आगे बढ़ा, आपने पहल की, महाधिवक्ता आगे बढ़े, उन्होंने कोर्ट में जाके कहा, कोर्ट ने दिन लगातार सुन के निर्णय भी दे दिया और 67,867 की लिस्ट में शामिल हमारे भाइयों का चयन हुआ, उसमें हमारे शिवेंद्र भी शामिल थे। कल जो मीटिंग हुई है, इतने पैनलिस्ट बैठे हैं, आप भी हैं, आपसे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कोई अनुभवी है इसमें, शायद आपको भी नहीं समझ में आया होगा कि निर्णय लिया क्या गया है। यह कह दिया गया, एक प्रेस नोट बना के दे दिया गया कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, आरक्षित वर्ग के लोगों को उनका हित मिलेगा और किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी का भविष्य खतरे में नहीं आएगा। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी पहल कब होगी? ठीक बात, मंत्री जी बयान दे रहे हैं कि 3 महीने का हमारे पास समय है। ठीक है विजय, खुद चाहते हैं कि मामला जाके स्टे हो जाए। विजय, अब रुक रहा हूं, शिवेंद्र को भी बहस में ले आऊं। ये जो कल जो 2 पैरे का वक्तव्य जारी हुआ ना, आलोक बाबू एक बात कह दूं, फिर मैं शिवेंद्र के पास जा रहा हूं, लिख लेना मेरी बात। ये बाबुओं ने तैयार किया, बाबू वो चीज है जो बाकी दुनिया पानी, गोली पानी के साथ निगलती है, बाबू सरकार निकल जाता बिना पानी के, आप जानते हैं। अशोक यादव जी बैठे, इनकी सरकार में भी बड़े चमत्कारी बाबू थे क्या? अखिलेश जी की सरकार निकल गए थे वो लोग, अशोक जी गलत नहीं कह रहा, अखिलेश जी की सरकार निकल गए। वो गोलमोल जो जलेबी बनी है रिलीज में, बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पा रहे। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस और हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के निर्णय के आलोक में क्या करेंगे? बोले ये भी रूठे नहीं, वो भी रूठे नहीं, रास्ता तो बताओ मेरे भाई। विजय का, शिवेंद्र का भला तब होगा जब रास्ता बताए सरकार कि विजय का नुकसान ऐसे नहीं होने देंगे और शिवेंद्र का नुकसान ऐसे नहीं होने देंगे। ये बता दीजिए, बहस खत्म। खैर शिवेंद्र जी, ये गड़बड़, घोटाला, घोर माठा, रायता फैलाने का, जिसको कोई नाम दीजिए, काम कि जिन अधिकारियों ने किया वो तो करते समय भी काजू खा रहे थे, आज भी काजू खा रहे हैं, और जैसी व्यवस्था उसमें आगे भी काजू खाएंगे, अंजीर का जूस पिएंगे क्या? अरे शिक्षा में नहीं रहेंगे, मछली पालन में रहेंगे, उद्योग में रहेंगे, फलान में रहेंगे, ढिका में, तो वही अधिकारी रहेंगे क्या? जी सर, मैं समझना चाह रहा हूं अब इस निर्णय के बाद, और कल सरकार ने जो अपना मूड बताया इन राइटिंग, एक वक्तव्य जारी करके, आप लोगों को क्या समझ में आया उससे?
क्या चाहती है सरकार और क्या होगा? सर प्रणाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो पहला इस पूरे अब तक की बहस में आप इकलौते व्यक्ति ऐसे मिले हैं जिन्होंने सबके न्याय की बात की है। पक्ष हो या विपक्ष हो, उन्होंने चयनितों को एक तरफ छोड़ दिया। ऐसा सरकार अभिभावक होती है, पिता तुल्य होती है। उनके लिए विजय भाई भी उतने प्रिय होने चाहिए, शिवेंद्र भी उतना ही प्रिय होना चाहिए। उनको न्याय दोनों वर्ग के लिए करना चाहिए। सर सबसे पहली बात यह है, आपने शुरू में बताया लिस्ट अभ्यर्थियों ने नहीं बनाई है। जब विजय भाई कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे, हर जगह ये लोग जा रहे थे, तब यही बाबू प्रेस नोट तैयार करके दे रहे थे कि पूरी सूची सही है, सभी आरक्षण, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, लंबवत, दंडवत सबका पालन किया गया है। शिक्षा मंत्री जी ने ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में कहा कि सामान्य वर्ग के सिर्फ 20,000, ओबीसी वर्ग के 31,000, एससी वर्ग के 14,459, मतलब सबका चयन किया गया है। इसके बाद में हाई कोर्ट डबल बेंच से एक आदेश आया कि सूची इन सबको हटा दिया जाए, नई सूची लाई जाए। अब सरकार कह रही है कि हाई कोर्ट का आदेश सही है, हम हाई कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। इससे पहले सर आपको याद होगा कट ऑफ मैटर में भी हाई कोर्ट का आदेश आया था, तब जो है सरकार सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी। अगर हाई कोर्ट के सभी निर्णय सही हो जाते या सही होते हैं तो उच्च न्यायालय के बाद सर्वोच्च न्यायालय की अवधारणा ही नहीं होती। अगर सरकार सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाती है तो सरकार कल के प्रेस नोट के बाद ये स्पष्ट करे कि विजय भाई का हक कैसे सुरक्षित रहेगा और चयनितों का हक कैसे सुरक्षित रहेगा। अधर में छोड़ करके वो हमको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने पर विवश कर रही है। महाराज जी ने वाराणसी के जनसभा में ये बात स्पष्ट कही थी कि हमारी भर्ती में किसी प्रकार की अशुचिता नहीं है, पूरी स्वच्छ और पारदर्शी भर्ती है। महाराज जी को यह जानकारी किसी ने तो दी होगी कि यह भर्ती पूरी तरीके से पारदर्शी है, इस भर्ती में कहीं नहीं है। हमारा सिर्फ निवेदन सरकार से इतना है, जिस चयन सूची का निर्माण सरकार और उसके अधिकारियों ने किया है उसका बचाव करने आगे आए, स्पष्ट तौर पर बताएं कि क्या सही है क्या गलत, और सही है तो अब उसको डिफेंड करें, अगर गलत है तो स्पष्ट तो करें। हमारे और विजय जी के सामने स्पष्ट तो हो कि गलती कहां हुई है कहां नहीं हुई है। जो चयन सूची का निर्माण सरकार की है उसके बचाव से पीछे क्यों भाग रही है। हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि अपनी बनाई चयन सूची का बचाव करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे तक जाए तो, और नहीं जा रही है तो स्पष्ट करे कि हमारी चयन सूची में जो चयनित थे उनका बचाव हम इसी तरीके से करेंगे। जी ठीक बात है। आलोक जी, हमें मंत्रियों की गति भी पता है, इनकी आज की नहीं 35 साल से। क्या मंत्री जब अपना कुर्ता उर्ता नया पहन लेता है बंडी अंडी ऊपर, तो कहता है लाओ कागज लाओ कागज लाओ, बाहर मीडिया से बोल रहा क्या, तो अधिकारी एक कागज बढ़ा देते, बोले हुजूर ले लो। वो पढ़ता भी नहीं पूरा, वहीं जाके पढ़ देता है। इसके आलोक में उसके आलोक में जो गोल मोल जलेबी बना देते हैं अधिकारी, वो मंत्री जी पढ़ देते हैं, वो समझते बड़ा ज्ञान का काम हो गया। नहीं, स्थिति यही है। मैं फिर वहीं आता हूं कि लखनऊ में जैसे एक घटना हुई जिसकी ओर विजय ने इशारा किया। कुछ शोहदों ने एक युवती के साथ अभद्रता की, पानी के बारिश के पानी में उसको गिरा लिया। मुख्यमंत्री जी ने उसमें अपराधियों के नाम पढ़े, उन्होंने 2 पढ़े, फिर बाकी 15-20 नाम लखनऊ पुलिस ने तत्काल देश के सामने रख दिए। नहीं, इतना बड़ा उपद्रव हो गया, मैं उपद्रव शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। लाखों छात्र इधर से और लाखों उधर से परेशान घूम रहा 4 साल से। क्या ये छोटी घटना तो है नहीं, ना माफी की योग्य है। अभी बहस समाप्त होते होते सरकार से मैं कहता हूं, पहले उनके बाद में क्या होगा हम देख लेंगे। आप पहले उनके नाम जारी करो कि ये महानिदेशक हैं, ये प्रमुख सचिव हैं, ये फलान सचिव हैं, ये ढिकान सचिव हैं। उनका नाम पता करो ताकि जनता उनके सार्वजनिक अभिनंदन की व्यवस्था करे। नहीं, जिनके चलते विजय 4 साल से भटक रहे और शिवेंद्र का बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा। नहीं, सबको आलोक में रखेंगे, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, अच्छी बात है सिद्धांत के तौर पर, लेकिन प्रैक्टिकली तो एक लाइन तय करनी होगी ना। आलोक जी। अमिताभ भाई, जब कल मुख्यमंत्री जी बैठे जी, तो मंत्री जी भी थे, उनका वो भी थे जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, वो सफेद पोश जो नौकरशाह वो भी थे, और कानून के जानकार भी थे। मुख्यमंत्री जी ने लंबा वक्त दिया, समझा, पूरे मामले को समझा, अदालत ने जो फैसला किया है उसको भी समझा, और हाकिमों को और मंत्री जी को साफ साफ निर्देश है कि जो कानून के सम्मत है, संविधान के सम्मत है, वो काम किया जाए।
लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन में अगर आप फैसला ले लेंगे तो वो ठीक नहीं, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, तो 2-4 दिन 10 दिन तो आप देंगे। अदालत ने भी 3 महीने का समय दिया है कि ना आलोक बाबू, एक मिनट आलोक बाबू, अदालत ने लिस्ट बनाने के लिए 3 महीने दिए हैं। नहीं, अदालत ने टोटल टाइम आपको दिया है कि 3 महीने के भीतर एक नई सूची निकाली जाए, थोड़ा उसको समझा जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए कि फिर कोई सवाल खड़ा करे, कोई कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट सवाल खड़ा कर दे। तो मुझे लगता है कि अब वो समय है कि जब इस पर एक प्रॉपर निर्णय होना चाहिए, किसी के साथ भी अन्याय ना हो। जो लोग कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ, संविधान के तहत हमको इतनी सीटें मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं मुझे ये सीट मिलनी चाहिए, अदालतों का भी अलग अलग तरीके का फैसला अलग अलग समय पे आया है। तो मुझे लगता है कि अब एक समय ऐसा आ चुका है कि काम कुछ ऐसा किया जाए जो हित में हो और संविधान के हित में हो। संविधान जिस तरफ हमको ले जाना चाहता है हम उस तरफ जाएं। तो मुझे लगता है कि वैसा कुछ इशारा साफ साफ मुख्यमंत्री जी के द्वारा कर दिया गया है और मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में उस पर एक सटीक फैसला होगा और ऐसा फैसला होगा जिस पर कोई सवाल कोई कभी ठीक आलोक बाबू, ठीक आपने कहा वहां अधिकारी भी थे, मंत्री जी भी थे, अब क्या कहें, सब बुराई भलाई बहुत आप लोग करा देते हो। मंत्री जी को तो जो कागज पकड़ा दो वो ही पढ़ देते हैं। अभी कल तक वो बाँच रहे थे कि ये कानून सम्मत, विधि सम्मत, संविधान सम्मत, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुकूल है फैसला। तब क्या कहें उनके ज्ञान को, बताओ ना। इसका मतलब कोई कागज उनको दे रहा है। 5 साल से भर्ती नहीं आई, उनको लोग कागज दे देते विधानसभा में कि ये पढ़ दो, वो कहते अनुपात समानुपात सब बराबर है। क्या बोल देते उनको? क्या नॉर्मल लॉजिक तक नहीं आदमी लगाता कोई कि कुछ टीचर दिवंगत हो गए होंगे, रिटायर हो गए होंगे, बच्चों के दाखिले बढ़े हैं, कैसे अनुपात समानुपात हो गया? ले हो रहा है ना। इसलिए हमको ना ये ना बताओ कि मंत्री जी भी थे और अधिकारी भी थे। ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को कहा होगा कि उन्होंने पूछा होगा जब ये बवाल मचा होगा कि ये क्या किए हो। मैं जानता हूं योगी जी को व्यक्तिगत तौर पर, तो इन्हीं अधिकारियों ने कहा होगा महाराज बिल्कुल संविधान सम्मत है। और जब ये फैसला हम लोग कर रहे थे, फाइल बना रहे थे, तो इधर भी संविधान रखा था, इधर भी संविधान रखा था। हम जानते हैं ना बाबुओं को। अब फंसो। चुनाव बाबू को नहीं लड़ना है आलोक बाबू। क्या चुनाव आपको लड़ना है मित्र। बाबू के काजू पर, अंजीर के जूस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार में योगी जी रहे, अखिलेश जी रहे, मायावती जी रहे, जान गए ना आप। क्या वनवास नेता को मिलता है, बाबू को नहीं। अशोक यादव जी, मसला वही कि ये मांग बाकी जो होगा बाद में। मैं तो कह रहा हूं पहले एक बुनियादी बात कि जिन अधिकारियों ने ये फैसला किया, फाइल पर दस्तखत किए होंगे, नोट शीट चली होगी, उनके नाम तो तत्काल बताए जा सकते हैं। फाइल तो 1 मिनट में स्कैन हो जाएगी। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जो मैं समझा, मैं विद्वान कोई हूं इस कानून का नहीं, जो मैं समझा, सरकार को पहले एक आंकड़ा दिया गया था कि 30,000 31,000 ओबीसी भर्ती कर दिए इस भर्ती में। सरकार उस आंकड़े को लेके चल दी। मेरी समझ ये कहती, जितना मैं समझ पाया, अगर 100 भर्ती निकली, ठीक, उसमें 27 भर्ती ओबीसी की होनी है, ठीक। उसमें भले ही 50 ओबीसी जनरल जो मेरिट है जनरल क्लास की, उसके से ज्यादा नंबर लाके पहले से भर्ती हो जाएं, फिर भी आपको 27 और देने पड़ेंगे। अशोक जी, कानून यही कहते, जो मैं समझता हूं संविधान की मंशा यही है। जो जनरल क्लास की मेरिट को अचीव कर लिया, उसको ओबीसी के कोटे से बाहर निकाल के अपग्रेड करिए भाई। ओबीसी का कोटा फिर खाली रहना चाहिए, जितना मैं समझ पा रहा हूं। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो जो 50% जो होता है वो UR लिखा रहता है, अनरिजर्व, उसमें किसी का रिजर्वेशन नहीं। जो मेरिट उसको पैरेलल पाएगा, वो चाहे जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे SC का हो, उसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन जो ओबीसी का जो 27% आरक्षण है, उसको उसके कैटेगरी में दिया जाना मस्ट होता है। या SC का जो 21% आरक्षण है, उसको उसी कैटेगरी में दिया जाना जरूरी है। लेकिन अबे देखिए, आप कह रहे हैं कि बाबूगिरी की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन पूरी इसमें योगी सरकार की अमिताभ जी संलिप्तता है। बाबू और अधिकारी की औकात नहीं है कि सरकार के मंशा के खिलाफ जाकर के इस तरह कोई कदम उठाएं,
क्योंकि बाबू तो बाबू होता है, साहब के बिना, आदेश के साहब के बिना मनसा के बाबू की हैसियत नहीं है, या किसी प्रशासनिक अधिकारी की हैसियत नहीं है कि इतना बड़े पैमाने पर लूट मचा दे। और सिर्फ बाबू, आप देखिए, मैं दूसरी बात कहूंगा, अभी पिछड़ा वर्ग आयोग ने माननीय योगी जी की सरकार को लिख के दिया कि यहाँ पे अनियमितता हुई है, तब योगी सरकार के कान पे जूं क्यों नहीं रेंगती है, तब केशव मौर्य के कान पे जूं क्यों नहीं रेंगती है, तब अनुप्रिया पटेल कहां गई थी? पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, उसकी बातों का संज्ञान क्यों नहीं लिया मुख्यमंत्री जी ने या उनकी सरकार ने? दूसरी बात, ये पूरी तरह से अमिताभ जी, मैं बताऊं आपको कि जब से योगी सरकार इस शपथ ली है उत्तर प्रदेश में, तब से आज देख लीजिए आप, ये तो 69,000 सहायक भर्ती का मामला है, लेकिन मनसा की बात मैं कर रहा हूं। सरकार की मनसा क्या है? सिर्फ और सिर्फ पिछड़ों दलितों के हक और हकूक पे बुलडोजर चलाना। इसका उदाहरण अगर आप देखेंगे तो वाइस चांसलर की जितनी नियुक्तियां हुई हैं, एक भी पिछड़ा दलित नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर की जितनी नियुक्तियां हुई, यादव जी, भैया अशोक जी अभी रुको एक मिनट, वाइस चांसलर छोड़ो भैया, वाइस चांसलर क्या, मतलब 150, मेरी चिंता है हजारों में जो नौजवान सड़क पर है। वाइस चांसलर तो अभी छोड़ ही दें अपन, मेरी लड़ाई अभी यह है कि प्राइमरी के लिए जो हजारों लाखों बच्चे संघर्ष कर रहे हैं उन्हें तो न्याय मिले। मैं प्रैक्टिकल बातें कहता हूं, फिर विजय के पास आऊंगा, फिर शिवेंद्र के पास। जो मैंने पत्रकार के नाते देखा है, आलोक बाबू, ठीक हो सकता आप यहां नहीं स्वीकार कर पाए क्योंकि आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं। होता क्या है, मान लीजिए मैं मुख्यमंत्री हूं, अशोक जी आप भी सुनिए, आपने कहा नहीं वो सबकी साथ, मैंने सरकारी चलती प्रत्यक्ष आंखों से देखी है, गूगल से नहीं, क्या प्रत्यक्ष आंखों से मुलायम सिंह जी को देखा, कल्याण सिंह जी को देखा, मायावती जी को देखा, अखिलेश जी को देखा, योगी जी को देखा, प्रत्यक्ष आंखों से सरकार कैसे चल रही, उनके साथ बैठकर भी देखा कि फैसले कैसे हो रहे। मान लीजिए को हाइपोथेटिकल बात कहता हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैंने बुलाया अधिकारी जो सर्वोच्च अधिकारी है शिक्षा का, मैंने कहा भाई वो आरक्षण का कुछ विवाद चल रहा है। बोले जी सर क्या है, उसमें क्या स्थिति है? बोले सर उसमें 69,000 भर्ती होनी थी, अशोक जी समझिएगा, और उसमें 31,000 ओबीसी कर दी हम लोगों ने, बताइए। बोले अच्छा, बोले हाँ सर वो 27% करे, हम तो 31,000 दे दी। ये तो लगभग उनसे 45-45% हो गया क्या? मैं गदगद, मैंने कहा वेल डन, ठीक है, इसका मतलब ऐसे लोग चिल्ला रहे हैं क्या? अशोक यादव ऐसे चिल्ला रहे हैं। अब 100 काम में किसको कितना ध्यान रहे? अधिकारी ने खेला कर दिया, इसलिए मैं अधिकारी को ढूंढ रहा हूं। मैंने अखिलेश जी से एक बार पूछा था बहुत सारे फैसलों पर, जब आपकी सरकार चुनाव में हारी, मैंने कहा ऐसे ऐसे फैसले कहां से हुए, तो उन्होंने कुछ दृष्टांत मुझे बताए थे कि कैसे हो गए थे फैसले। अधिकारी ने ये नहीं बताया कि 31,000 नहीं 60,000 भी ओबीसी भर्ती हो गए होते, फिर भी 27% रिजर्वेशन खड़ा है, उसको पूरा करना होगा। ये नहीं बताया ना। खैर, विजय यादव, मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा जरूर, मुझे जो समझ आ रही है, ठीक। आपके पक्ष का निर्णय नहीं होता तो आप जाते, अब दूसरे पक्ष का नहीं हुआ तो वो अपनी नौकरी बचाने के लिए जाएंगे, स्वाभाविक है, सहज भाव है। शासन को, सरकारों को यहीं से रास्ता मिल जाता है क्या? फिर वो अधिकारियों से कहते हैं कि एक विज्ञप्ति तैयार करो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है, न्यायाधीन है चूंकि विषय, इसलिए सरकार इसके निर्णय की प्रतीक्षा करेगी। बोलो जय श्री राम, हो गया काम। विजय जी, देखिए अमिताभ सर, जो आप कह रहे हैं, हाँ। अभी मैं अपने भाई शिवेंद्र को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। देखिए मैं अपने भाई से भी ये बात कहना चाह रहा हूं कि देखिए इतना लंबा अनुभव है, शायद हमने और शिवेंद्र ने इस भर्ती में एक साथ आवेदन किया था, तो एक एक चीज से वाकिफ है। अधिकारी कैसे मामले को डिरेल करते हैं, उनको तो एक बहाना मिल जाएगा। हमारे आपके लिए और जितने पैनलिस्ट हैं सबके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो 2 जजों की बेंच ने कहा है, अगर शिवेंद्र नहीं संतुष्ट है वो सुप्रीम कोर्ट जाए, वो उनका अधिकार है, मैं उसमें नहीं कह रहा उनको नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये है, जो जैसा शिवेंद्र कह रहे थे कि सरकार ने अगर कोई लिस्ट निकाली है तो उसके बचाव के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। मैंने आपसे पहले ही कहा, आपने पहले जो मुझे मौका मिला मैंने कहा कि जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें से अधिकांश लोग, इसमें चयन उनका फेयर है, वो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जो नहीं हो पाएंगे उनके लिए अगर सरकार कोई व्यवस्था बना ले, फिर शिवेंद्र सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएंगे?
तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये आलोक वर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनको अपनी सरकार को ये बताना चाहिए कि जिन बाबुओं के भरोसे बैठे हैं उनके पास इतने सारे विकल्प हैं। अमिताभ जी, मैं हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में और डबल बेंच में लगातार पैरवी में मौजूद रहा। वहां हाईकोर्ट के जजेस पूछते थे कि भाई ये बताओ 69,000 की पूरी ट्रेन भर गई है। एक जस्टिस पंकज भाटिया जी हैं, उनका मैं संबोधन आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि भाई 69,000 की पूरी ट्रेन आपने भर ली है। गलत सही जिनके पास टिकट था उनको भी, जिनके पास नहीं था उनका भी, जिनका जनरल का था स्लीपर में घुस गया, चाहे जैसे आपने भर ली। अब आप ये कह रहे हो कि एसी वाले बाकी रह गए हैं, उनको हमें एडजस्ट करना है। तो कैसे करोगे आप? नई बोगी जोड़ोगे, नया डिब्बा जोड़ोगे, कि उनको वैसे ही लटका के ले जाओगे? कुछ तो बताओ। यही अधिकारी हैं सर जो सीएससी हैं, उनसे लगातार जो संजय भसीन साहब जो एडवोकेट थे पूछती रह गई कोर्ट, इनके पास कोई जवाब नहीं था। कोर्ट ने इनसे खुद कहा, आप सिंगल बेंच का जजमेंट मैं उपलब्ध करा दूंगा, उसको देखिएगा। सिंगल बेंच ने खुद सरकार को निर्देशित किया कि सरकार सभी नियुक्तियों को सही से करे और जो नियुक्तियां गलत पाई जाएं उन बच्चों के भविष्य का भी ध्यान रखा जाए और उनके लिए सरकार एक पॉलिसी बनाए। ये हाईकोर्ट सरकार को बता रहा है। सरकार के पास पूरा न्याय विभाग है, महाधिवक्ता है, स्टैंडिंग चीफ काउंसिल हैं, तमाम आईएएस ऑफिसर्स हैं। जो बात न्यायालय कह रहा है वो करने को तैयार नहीं है। तो मैं अपने शिवेंद्र भाई से यही कहना चाहता हूं कि आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और आपको बचा ले आएंगे? ऐसा भी तो हो सकता है कि शिक्षा मित्रों की तरह वहां से आपकी नौकरी ही चली जाए, और जब जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से मुहर लग जाएगी कि नहीं नहीं भाई शिवेंद्र को बाहर करिए, फिर इनको कौन बचाएगा? तो हमको सबको ये मिलके, मैं एक प्रपोजल आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि शायद ये सरकार तक पहुंच जाए। सबसे बेहतर तरीका जो है कि पूरी लिस्ट को जो रिवाइज करने का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया है, वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, तब भी वो उस पर रिवाइज होगी, वो हर हाल में होगी, चाहे जिसके पक्ष में फैसला आए। गलतियां अगर एक सीट की भी होगी तब भी पूरी सूची रिवाइज होगी, ये कटु सत्य है। लेकिन एक जो रास्ता यहां से बनता है वो ये है सर कि पूरी लिस्ट को रिवाइज कर लें। जो गलत नियुक्तियां मिले, चाहे वो जिस पक्ष के, वो शिवेंद्र के पक्ष के हो, हमारे पक्ष के हो, किसी पक्ष के हो, अगर उनकी नियुक्ति हुई है तो उनको नियुक्तियों को 4 साल बाद वो सड़क पे ना आ जाए, जैसे हम 4 साल से सड़क पे टहल रहे हैं, उनको बचाने की जिम्मेदारी सरकार की। उनके पास रास्ता बहुत आसान है। सुपर न्यूमेरिक पोस्ट आप देखेंगे, चाहे यूपी पीसीएस की भर्तियां हो, चाहे टीजीटी पीजीटी की भर्तियां हो, तमाम भर्तियों के उदाहरण है जहां सरकार ऐसे मामलों में सुपर न्यूमेरिक पोस्ट क्रिएट करती है और उन नियुक्तियों को सुरक्षित करती है, संरक्षित करती है, और उसमें न्यायालय भी हस्तक्षेप नहीं करता है। सरकार कोई पॉलिसी बना देती है। ठीक है विजय, ठीक है विजय भाई। शिवेंद्र बाबू, जो बात विजय जी कह रहे हैं उसमें भी फिलहाल दम है, क्योंकि देखिए एक बार सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार अक्षुण्ण है, उस पर कोई विवाद नहीं। लेकिन प्रैक्टिकलिटी ये कहती है, व्यवहारिकता ये कहती है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट में चिट्ठी लग गई, क्या अधिकारी कहेंगे भैया नींद की गोली खाओ सो जाओ, क्या अब 5-7 साल बाद जब निपटेगा तब देखेंगे, क्या तब तो धरना प्रदर्शन भी किसके खिलाफ होगा, कौन करेगा? सरकार कहेगी आपको धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे भैया, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करो जाके दोनों पक्षों से, क्या तब मुझे लग रहा मामला और लटक जाएगा। शिवेंद्र जी। जी सर। जी सर, विजय जी ने मेरी बातों को थोड़ा सा अलग मतलब ले लिया। शुरू में आपकी रिपोर्ट में ही दिखाया गया था, मैंने सबसे पहले यही बात कही है कि सरकार इस पक्ष को मतलब सबसे पहले ये स्पष्ट करे कि वो चयनितों को किस प्रकार से सुरक्षित करेगी। इस बात से विजय भाई भी सहमत है। हमें किसी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी से कोई समस्या नहीं है। हम लोग तो बेवजह आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े कर दिए गए हैं। हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी मिले, चयनित, इस पर कोई आपत्ति नहीं किसी चयनित को। लेकिन हम लोग सर 4 साल से नौकरी कर रहे हैं और आपको याद होगा उसके 2 साल 2.5 साल पहले से केस लड़ रहे थे। तो हमने 6-6.5 साल का 2.5 साल का मानसिक शोषण और 4 साल बाद भी नौकरी में चैन नहीं है। तो हम भी यही विजय भाई की तरह ही हम भी सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि आप सूची रिवाइज करने से पहले हमें ये तो बता दीजिए कि हमको आप सुरक्षा कैसे देंगे। हम आपके भरोसे आश्वस्त हो जाएं और उसके बाद फिर अगली सुबह आज रात में हम सोए मास्टर और सुबह जो है उठे बेरोजगार। तो सर इस भरोसे हम सरकार के कैसे सो जाएं? सरकार हमें ये स्पष्ट कर दे कि हमें वो किस प्रकार से सुरक्षा देगी। जैसे विजय भाई ने कहा सुपर न्यूमेरिक पोस्ट, तो सरकार इस बात को विज्ञप्ति में लिख दे, महाराज जी अपने ट्वीट में लिख दे, सरकारी अधिकारी विभाग के हैंडल से लिख दे, तो चयनितों को भी आश्वासन मिल जाए कि हम लोग जो है इस प्रकार सरकार हमें सुरक्षित कर देगी। सर हम में से कई साथी तमाम सारे सरकारी नौकरियों को छोड़ करके इस भर्ती में आए हैं। कई लोग ओवर एज हो गए हैं, कई लोगों ने लोन उठा रखा है। सर बैंक लोन तो नहीं माफ कर देगा। तो जो सर ये सब भावनात्मक बातें हैं, लेकिन इन सब बातों का भी संज्ञान सरकार को ही लेना पड़ेगा। तो सर हम ये नहीं कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट जाएं,
हम ये कह रहे हैं हमारी चीजें स्पष्ट कर दें कि हमको कैसे बचाएंगे, उसके बाद लिस्ट रिवाइज करें, विजय भाई को भी नौकरी दें, आरक्षित वर्ग के सब अभ्यर्थियों को नौकरी दें, लेकिन हमारे बचाव के लिए हमें स्पष्ट करें और विजय भाई को बताएं कि उनको किस प्रकार से नौकरी देंगे। ये स्पष्ट करने के बाद वो इस फैसले का जो है संज्ञान लें। ठीक बात है आलोक भाई, इसमें बहुत इंतजार नहीं किया जा सकता कि नहीं अभी तो 90 दिन है, अभी तो आज रक्षाबंधन है, कल भैया दूज है, फिर छठ आ रही है, फिर करवा चौथ, ये सब नहीं चलना चाहिए। ये विषय है, जीवन का प्रश्न है, आजीविका का प्रश्न है। सरकार को पहली फुर्सत में सबसे पहले यही सुनिश्चित यही बताना चाहिए, कोई किसी को तकलीफ नहीं होगी। ये एक वेग सेंटेंस है क्या भाई, फिर वो तकलीफ हो जाती है तो फिर क्या कर लोगे, हो ही गई, जिसका टखना टूट गया सो टूट ही गया, फिर वो अपना प्लास्टर खुद करवाएगा, आपके पास थोड़ी ना आएगा रोता हुआ। मसला वो नहीं, इसलिए मैंने कहा पहली फुर्सत में ये क्यों नहीं अधिकारियों से एक रोड मैप बनवा के सार्वजनिक किया गया। कल जैसे एक विज्ञप्ति जारी हुई वैसे एक विज्ञप्ति और जारी हो जाती कि जो लोग चयनित हैं वो हाई कोर्ट के इस डबल बेंच के निर्णय के लागू होने के कारण असुरक्षित नहीं होंगे। सरकार का यह प्लान है, तो आज डिबेट की भी जरूरत नहीं पड़ती। विजय यादव भी गदगद और शिवेंद्र भी गदगद, आरक्षित वर्ग भी गदगद, अनारक्षित भी गदगद। नहीं आलोक जी। अमिताभ भाई, कल रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, और अगर योगी आदित्यनाथ जी सबको बैठा करके बैठे, मंथन किया, चिंतन किया, बात की, तो जाहिर सी बात है कि सरकार इस मामले पर गंभीर है। अच्छा, फैसला जल्दी होगा, देर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिन इसमें लगने वाले हैं। हाँ, 3 महीने वक्त अदालत ने दिया है, मुझे लगता है कि बहुत पहले इस पे निर्णय हो जाएगा। साफ साफ आदेश है मुख्यमंत्री जी का कि इस पर संविधान के हिसाब से जो काम होना चाहिए वो किया जाए। मुझे लगता है कि योगी जी का जो इतिहास रहा है और हमारी सरकार का जो इतिहास रहा है वो ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर का इतिहास रहा है। हम किसी के पक्ष में कभी खड़े नहीं रहे, हम समाजवादी पार्टी जैसी सरकार नहीं है। हमारे साथी भी पता नहीं क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अरे साहब, 1,37,000 की जो भर्ती थी, जो शिक्षा मित्र आपने, जिनको आपने कन्वर्ट कर दिया था, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, वो क्या था? शिक्षा मित्र बने कैसे थे क्या आपको पता नहीं है? 2012 से 17 के बीच में जो शिक्षा मित्र बनाए गए वो किसी पॉलिटिकल दबाव में बनाए गए। कहीं कोई उनकी परीक्षा तो स्पेशल नहीं हुई थी ना साहब, और उनको अचानक ना किसी परीक्षा के ना किसी दूसरी प्रक्रिया के आपने टीचर बना दिया, अध्यापक बना दिया, और आज आप कह रहे हैं कि योगी सरकार की मंशा पर सवाल है। वो क्या था साहब? 1.5 लाख टीचरों को, 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को आपने टीचर बना दिया, तो वो आपके बेईमानी का सबूत नहीं है क्या? किसी को बताना पड़ेगा क्या कि 2015 से 16 के बीच में आपने कैसे 46 जो एसडीएम सेलेक्ट हुए, उसमें 56 एसडीएम आपके एक खास यादव बिरादरी के थे? बताने की जरूरत है क्या? आज हमारी सरकार ये काम नहीं करती। हमारी सरकार वो काम करती है जो न्याय के हित में हो। मुझे लगता है कि रविवार को अगर मुख्यमंत्री जी बैठे हैं तो हमारे साथी, दोनों साथी बैठे हैं, पक्ष के विपक्ष के, एक ऐसा फैसला आएगा, बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, ठीक है आलोक बाबू, ठीक है। अशोक भाई, क्या हो सकता है? इन्होंने गलती की, आदि वो सब आप पहले बोल चुके। अब थोड़ा सा हट के, थोड़ा आगे निकल के बताइए, आपकी यानी सपा की समझ में अब क्या रास्ता हो सकता है ताकि आरक्षित वर्ग की हकमारी ना हो और अनारक्षित वर्ग बिना किसी अपनी गलती के सजा ना पाए। आप क्या सुझाव देंगे? आपके दिमाग में क्या पिक्चर है, क्या हो सकता है? आपने भी सरकार चलाई है जी। साहब जी, हम लोगों का यही मानना है कि किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो, चाहे वो ओबीसी वर्ग हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, कोई भी वर्ग हो, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये हमारी मतलब यही मानना समाजवादी पार्टी का, क्योंकि हम लोग इस सब चीजों से परे हट के सोचते हैं कि किसी समाज में जो भी वर्ग है सभी लोग अपने हकूक और हक को प्राप्त करें। लेकिन समस्या ये है कि जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों का, जैसे हमने अगर कहीं गंदगी मचाई है तो उसको, गंदगी को साफ करने का भी दायित्व हमारा ही है। तो अगर ये सरकार ने, सरकार मतलब सरकार के बाबू, अधिकारी, मंत्री और मुख्यमंत्री सब मिला के सरकार होता है। ऐसा थोड़ी कि सरकार मतलब योगी जी हो गए, बाकी लोग जो दूसरा हो गए, ऐसा नहीं है।
तो जो सरकार ने गलतियां की अमिताभ जी, उस गलती को साफ करे, उस गलती का कोई न कोई निदान करे। और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के साथ हमारे जो सामान्य अभ्यर्थी हैं उनके साथ भी अन्याय ना हो, उनको भी कहीं न कहीं सरकार एडजस्ट करे। अब दूसरी बात देखिए, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग भाई कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अरे उसी कबीरदास ने एक और दोहा कहा है, जाति ने पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। और मुख्यमंत्री जी इतने बड़े जातिवादी हैं, विधानसभा में खड़ा होकर एक यादव एक मुसलमान का नाम लेते हैं गोमती नगर वाली घटना के बाद। आप सोच लीजिए मंशा क्या है। सरकार की मंशा यही है कि ठीक है अशोक जी, आज आपसी लड़ाई नहीं, आज ये नौजवानों के भविष्य का मसला है। आप लोग अपना फरियाते रहिएगा, आप लोगों को तो लंबी राजनीति करनी है। अभी क्या है, विजय यादव, 3 बातें बताइए जो आप चाहते हो इस घटनाक्रम पर सबसे महत्वपूर्ण है। और वैसे शिवेंद्र आपसे भी 3 बातें पूछूंगा, समय कम है, सिर्फ 3 बातें बताइए। जी अमिताभ सर, जो आपने कहा कि 3 बातें, देखिए सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि जो अधिकारी इसमें सम्मिलित थे, जो भी अधिकारी, उनका नाम सार्वजनिक होना चाहिए ताकि जो अतीत में हुआ वो भविष्य में न दोहराया जाए। दूसरी बात ये कि चाहे वो आरक्षित वर्ग हो चाहे वो अनारक्षित वर्ग हो, जिसकी नियुक्ति हो गई है उसके प्रति भी उतना ही सरकार को गंभीर होना चाहिए। और जो हमारे जैसे लोग 4 साल से योग्य होते हुए सड़कों पर बेरोजगार टहल रहे हैं, उनकी भी नियुक्ति का सरकार जल्द से जल्द प्रबंध करे। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं अपनी तरफ से ये कहूंगा सर, बस थोड़ा सा तीसरी बात में कंप्लीट कर लूं, बहुत जरूरी है। तीसरी बात मैं अपनी तरफ से ये कहूंगा कि सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट न जाने दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर ये बार मामला चला गया ये तो कब फाइनल होगा और उसमें किसका फायदा होगा, शिवेंद्र की नौकरी बचेगी या मेरी बचेगी, किसी को नहीं पता है। ठीक है विजय, रुकना होगा, तो यही पे हो जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब होगा जो मेरी छोटी बुद्धि समझ पा रही, 2027 का चुनाव भी बीत जाएगा। शिवेंद्र बाबू 3 बातें आप बताइए। सर 3 सबसे महत्वपूर्ण। सबसे पहली बात मैं चाहूंगा कि सरकार डबल बेंच के आदेश पर बढ़ने से पहले चयनितों को ये स्पष्ट कर दे ताकि सर वो पूरे मनोदशा से जाकर पढ़ा तो सके। हमको स्कूल भी डेली जाना है। जब तक हमारे सामने स्पष्ट नहीं होगा कि हम भविष्य में भी इस नौकरी में बने रहेंगे, सर मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन व्यक्ति की मनोदशा क्या होगी सर आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। अपने वर्ग स्थल पे, अपने कार्य स्थल पे वो किस मनोदशा के साथ में कार्य करेगा, इसके अतीत में तमाम उदाहरण है, जैसा कि शिक्षा मित्रों की भी बात हो रही थी। उसके बाद दूसरी चीज सर है हाई कोर्ट। मैं भी चाहता हूं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट यदि नहीं जाती है तो चयनितों को वो स्पष्ट प्लान बता दे कि हम इस नियमों के तहत इस तरीके से आपका बचाव करेंगे और आरक्षित वर्ग के जितने अभ्यर्थी हैं उनका चयन करेंगे। सर तीसरी और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सभी बातें सही है सर, जो आपने कही थी, जो अधिकारियों ने लिस्ट बनाई अगर सही बनाई है तो डिफेंड करें, गलत बनाई है तो उनकी भी जो है उनका दोष और उनकी चीजें स्पष्ट की जाए और चयनितों के लिए जो है हित का संरक्षण सरकार करे, क्योंकि हमने लिस्ट नहीं बनाई है, सरकार ने लिस्ट बनाई है, सरकार ने नौकरी। ठीक है शिवेंद्र भाई, ठीक है शिवेंद्र बाबू, बड़ा संवेदनशील विषय है ये, लेकिन हम राजनीति भी बड़ी विचित्र चीज है। वो तो भाई किसी का जन्म हो किसी की मृत्यु हो तो सियासत ही है, वो तो अपने चाल से चलती है। आलोक भाई ने इस बात को कई बार जोर देके कहा कि रविवार को बैठक हुई। मेरी दृष्टि में रविवार को बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है। रविवार को क्यों नहीं बैठक होगी? 5 डे वीक है क्या? नहीं ना, रात में 2 बजे भी बैठक होनी चाहिए। कोई बड़ी बात है क्या रविवार को बैठ लिए कोई, मान लो 2 घंटे 3 घंटे? ये क्या छुट्टी होता है? मैंने अब छुट्टी अब टेलीफोन बंद कर दिया, ऐसा तो नहीं होता। अरे जो पुलिस में भी नौकरी कर रहा है क्या वो ये बोल सकता है कि रविवार को मैं नहीं निकलता, भाई दंगा हो गया, मंडे सुबह 10 बजे के बाद देखेंगे? नहीं ना, रविवार का विषय क्या है? ऐसे तर्कों से बचिए, इनसे छवि खराब होती है। आप रविवार को विशिष्ट बताएंगे तो इसका काउंटर होगा, रिटेलिएशन होगा पब्लिक में। हम लोग चैनल चलाते हैं, हम भी रविवार को बैठते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। विषय गंभीर होगा तो रात में 2 बजे भी बैठना होता है। सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला किया था नरेंद्र मोदी ने, पूरी रात कमांड रूम में नरेंद्र मोदी रहे थे, पूरी रात। तो देश ने इसीलिए चुना है। ये सुबह 10 से 5 की नौकरी है, नहीं ना, ये ठीक नहीं।
दूसरी बात मैं कहूंगा कि मैं अपनी उस बात पर अभी भी अडिग हूं। सारा का जैसे एक बात आती है कि भाई सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति सर्वे संतु निरामया, ठीक, ये साधु बोले, हम पत्रकार बोले, मुरारी बापू बोले, समझ में आता है, लेकिन अशोक यादव और आलोक वर्मा को ये बोलने का मतलब नहीं। भाई आप सरकार में रहते हो या विपक्ष में, जो सरकार में है उनको एक्शन करना चाहिए। ये थोड़ी कहना नहीं सब लोग मस्त रहेंगे, सब सुखी रहो, नहीं भाई, आपको एक्शन लेना होगा और उसका मेथोडोलॉजी बतानी होगी कि ये प्रक्रिया है। अधिकारी क्यों नहीं बताए जा सकते किन्होंने फैसला लिया? अगर सरकार ने मान लिया कि डबल बेंच का निर्णय उचित है, तो इसका मतलब जो पहले काम किया गया वो अनुचित था। तो अनुचित काम किन लोगों ने किया, उनके चेहरे सार्वजनिक क्यों नहीं होंगे? कोई गुप्त मामला है क्या सरकार में? नहीं ना, ये लोकतंत्र है, लोग को जानने का हक है कि तंत्र में वो कौन से नमूने हैं जिन्होंने निर्णय किया। अरे बैल बेचकर, गाय बेचकर, बकरी बेचकर लोग बच्चों को पैसा देते हैं कि जाओ फॉर्म भरो, इम्तिहान दो। हमको जानने का अधिकार नहीं, किन अधिकारियों ने घोरमाटा किया। बोले ना शांत रहो सब अच्छा हो जाएगा, नहीं नहीं, इस पर भरोसा नहीं हो सकता। पहले तो ये बताइए गलत किया किसने? थाने जाएं, आदमी कहे मेरे गोली मार दी, और दरोगा कहेगा शांत रहो सबका अच्छा करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, शांत रहो। अरे भाई भूया कहेंगे जिसने गोली मारी उसका क्या करोगे तो बताओ, नहीं, वही प्रश्न है। तीसरी बात, इसका सबसे सरल उपाय, इस स्थिति गंभीर है, दुविधा है, कोई सरल समाधान नहीं है। सरकार एक बड़े चौराहे पर आकर खड़ी हो गई है, यह भी सच है। मेरी समझ ये कहती है कि इसका सबसे उचित और सद्भावपूर्ण हल यही हो सकता है कि जो लोग अनरिजर्व श्रेणी के हैं, अनारक्षित वर्ग के हैं, और जिनकी नौकरी इस कारण खतरे में हो सकती है, उनको सरकार आश्वस्त कर दे, और उसके बाद जो हाई कोर्ट ने कहा अक्षरशः उसका अनुपालन कर दे। पूरे प्रदेश में लड्डू बट जाएगा, इधर भी लड्डू बटेगा, उधर भी लड्डू बटेगा, इधर वाला उधर वाले खिलाएगा, उधर वाला। लेकिन आरक्षित और अनारक्षित को लड़ाने से कोई लाभ नहीं होगा देश का, न प्रदेश का। वो स्थिति और भी खराब होगी, बद से बदतर हो जाएगी। मैं तो अपनी बात जानता हूं आलोक बाबू, मैं अगर सरकार चलाता तो हाईकोर्ट का निर्णय आने के 6 घंटे के भीतर में उन अधिकारियों को सार्वजनिक कर देता और दंडित कर देता, और सार्वजनिक सूचना कर देता कि ये अधिकारी थे, ये गए, चलो। ऐसी लकीर खींच देता कि आने वाले 100 साल तक अधिकारी 100 दफा सोचता इस ढंग का घोर माठा करने से पहले। कोई चीज दुर्लभ नहीं है, कोई ऋग्वेद और आदि वैदिक काल के पांडुलिपियां खोजनी है क्या? एक क्लिक में सब पता है, फाइल सब कुछ तो डिजिटल है। कोई तो अधिकारी गया होगा मंत्री और मुख्यमंत्री जी को बताने कि सर हमने 31,000 ओबीसी भर्ती कर दिए, लोग झुट्टे चिल्ला रहे हैं। कोई गया होगा ना, उसको पहले बाहर लाओ, उसका चेहरा टीवी पे लाओ, किसने ये बात बताई थी जाके? कोई तो होगा जिसने ये भ्रमजाल रचा। मैं फिर दोहराता हूं, आरक्षण न दया है, न कृपा है, न भीख है। ये भारत का कमिटमेंट है अपने लोगों के लिए, ये भारत की संसद का कमिटमेंट है, भारत के संविधान का कमिटमेंट है। सरकारें आएंगी जाएंगी, मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री लोग होते रहेंगे, लेकिन ये भारत का वचन है, इसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, किसी भी ढंग की मिलावट नहीं होनी चाहिए, चाहे आरक्षण दलित का हो, आदिवासी का हो, पिछड़े का हो। क्यों हुआ इसमें घालमेल हुआ ही क्यों? 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं वो लोग,
उनकी 4 साल की कीमत कौन देगा? इस भरी जवानी के 4 साल इको गार्डन में बीत गए, इसकी भरपाई कर सकता है कोई माइका लाल? कोई अधिकारी, प्रमुख सचिव, महासचिव, कोई इनकी भरपाई कर सकते हैं? ये जीवन का सबसे प्रोडक्टिव समय था, वो आंदोलन में बीत गया और अदालत में बीत गया। मुझे याद है वो सरकार के महान्यायाधिवक्ताओं, कौन कौन अधिवक्ता थे, जब बच्चों ने मुझसे कहा कि वही नहीं आ रहे कोर्ट में, आप करो, तो मैंने उस पर थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश की, तो वो साहब अगले दिन गए कोर्ट में। ऐसा रुख लेके चलेंगे आप बच्चों के साथ? ये हमारे दिल के टुकड़े हैं, इनमें भी वही रक्त है जो मेरे शरीर में। कैसे अंतर कर दे? और मैं उतनी ही दृढ़ता से यह बात भी कहूंगा, अनारक्षित वर्ग के एक भी बच्चे की नौकरी नहीं जानी चाहिए। उन्होंने घोटाला किया होता तो मैं कहता जिसने घोटाला किया उसको निकाल दो, फिर मैं इस मामले में खड़ा हूं। इन्होंने कुछ फर्जीफिकेशन किया होता तो मैं कहता इनको निकाल दो। इनका कोई दोष नहीं, और जब मेरे बच्चे का कोई दोष नहीं तो उसकी नौकरी भी नहीं जानी चाहिए। ये शासन का हेडक है, कैसे आप नौकरी बचा के रखेंगे आपको तय करना होगा, लेकिन नौकरी बचनी चाहिए। नौकरी नहीं बची तो यह अन्याय होगा, यह पापाचार होगा, यह गौहत्या होगी, गौहत्या, बिना दोष के दंड। ये ठीक नहीं। 3 बातें मैं फिर समाप्त करूं। आलोक भाई, मैं ये अनुरोध करूंगा, आप भी सरकार तक ये बात पहुंचाइए। सरकार को ताप से बचना है, गंभीरता सुनिएगा, सरकार को ताप से बचना है। सरकार मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का जो राजनीतिक पक्ष होता है, उसको ताप से बचना है तो अधिकारियों को सार्वजनिक करना होगा। अधिकारी सार्वजनिक नहीं होंगे तो ये ताप सरकार पर रहेगा। अशोक जी गलत तो नहीं कह रहा, ये सब सरकारों के लिए कह रहा हूं। आप नहीं थे इस फैसले में, कौन था उसका चेहरा सामने करिए, और उसका चेहरा सामने नहीं हुआ, वो काजू खाते रहे, तो आपके और उंगली उठेगी। दूसरी बात, पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के आरक्षण पर राई रत्ती डकैती हकमारी मुझे मंजूर नहीं। भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई पार्टी हो, किसी की कृपा नहीं, किसी की दया नहीं, कि न भीख है। उनका अधिकार है, भारत का वचन है अपनी संतानों के लिए। और तीसरी बात, जिनका दोष नहीं उनकी गर्दन जिभे नहीं होनी चाहिए, ये जान लीजिए। मुझे पता नहीं इस कांड से भाजपा को राजनीतिक नुकसान होगा कि फायदा होगा, सपा को फायदा के नुकसान, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मेरे लिए तो इस आंख से आंसू निकले तो भी कष्ट, उस आंख से आंसू निकले तो भी कष्ट। मेरी हथेली दोनों आंखों के नीचे है, आरक्षित वर्ग के भी, अनारक्षित वर्ग के भी। दोनों मेरे बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश की संतान हैं दोनों। सरकार अभिभावक भी होती है। मैं योगी जी से अनुरोध करूंगा, अभिभावक वाला दायित्व का निर्वहन होना चाहिए। न इनकी हकमारी हो, न उनकी आंख में आंसू आए, ऐसा रास्ता निकालिए। और अदालतों के चक्कर से पहले रास्ता सार्वजनिक करिए, क्योंकि अगर रास्ता आपने सार्वजनिक नहीं किया तो तय मानिए अनारक्षित वर्ग सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट जब अगर लटकेगा तो हमारे आरक्षित वर्ग के नौजवानों के साथ ये बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा, बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।